अब तक आप लोगों ने पढ़ा। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गजराज एक ही बार में बेहोश हो गया, और फिर सभी लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रेम की वाहवाही करने लगते हैं। और प्रेम तिरछा मुस्कुराकर अखाड़े से जाने लगता है कि तभी एक पहलवान की आवाज आती है जो प्रेम को चुनौती दे रहा था, एक मामूली किसान पर तो कोई भी जोर आजमा सकता है। अगर हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। पहलवान की बात सुनकर प्रेम के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। अब आगे। और तभी अखाड़े में एक खट्टा खट्टा पहलवान आता है। इस पहलवान का नाम गजोधर था, जो पिछले 3 सालों से ना जाने कितने मुकाबले जीते आया था। उसने बहुत ही अच्छे अच्छे पहलवानों को पल भर में धूल चटा दी थी। मन्नत भी गजोधर को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि गजोधर अक्सर मन्नत को कभी कभी रास्ते में परेशान कर दिया करता था। लेकिन हमेशा मन्नत उसे इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मन्नत जानती थी कि गजोधर बहुत ही मजबूत पहलवान है। और मन्नत बेवजह अपने भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मन्नत वैसे भी जब अपनी लाइफ में इतना दुखी थी कि मन्नत को किसी और से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अभी मन्नत प्रेम के लिए बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मन्नत में कभी भी प्रेम को किसी के साथ लड़ते हुए नहीं देखा था। मन्नत अब हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे महादेव, हमारे पतिदेव की रक्षा करना। उन्हें गुस्सा करना आता है, लोगों को जान से मारना आता है, लेकिन लड़ना नहीं आता। मन्नत को वो नजारा आज भी याद था जब प्रेम ने उन तीनों लड़कों को गोली मारी थी जिन्होंने मन्नत के साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन प्रेम कितना खतरनाक है, इसका तो मन्नत को अंदाजा भी नहीं था। प्रेम पीछे पलटता है और गजोधर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गजोधर की हाइट प्रेम से बस 1 इंच ही कम थी, तो दोनों बराबर ही लग रहे थे। गजोधर प्रेम का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ शहरी बाबू, डर तो नहीं लग रहा? लेकिन प्रेम बिना किसी भाव के बोलता है, डर का दूसरा नाम ही प्रेम सिंघानिया है। और अगले 30 सेकंड में ये भी पता चल जाएगा कि किसको डर लग रहा है। प्रेम की बात सुनकर गजोधर को गुस्सा आता है और गजोधर एक हाथ प्रेम की कनपटी पर मरने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन प्रेम उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और उसके हाथ से ही उसे गोल घूमर जमीन पर पटक देता है। और फिर प्रेम उसके उसी हाथ को अपने एक पैर में उलझता है और उससे मोड़ देता है, जिससे गजोधर के हाथ की हड्डी टूट जाती है और गजोधर की एक जोरदार दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज जाती है। और फिर से सभी लोग प्रेम के लिए जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। गजोधर को जमीन पर दर्द से तड़पता देखकर गजोधर के साथी अखाड़े में आ जाते हैं। अब 4 से 5 पहलवान प्रेम के सामने खड़े थे। प्रेम उन सभी आदमियों को देखा है और अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाकर अपनी गर्दन को झटकते हुए और अपने एक कंधे को घुमाकर अपनी लड़ाई वाली पोजीशन ले लेता है। अब फिर से पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया था और सभी की नजरें प्रेम पर टिक गई थी। सभी पहलवान एक साथ प्रेम पर अटैक करते हैं और प्रेम पहले एक को लात मारता है और फिर दूसरे के मुंह पर घुसा मारता है और फिर घूमकर एक की कमर में अपनी एक कैहोनी मारता है और दूसरे वाले का सर अपने घुटने पर दे मारता है। लेकिन तभी एक पहलवान पीछे से प्रेम की कमर में लात मार देता है, जिससे प्रेम नीचे जमीन पर मुंह के बाल गिर जाता है। और बस अब प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रेम एक झटके से सीधा होता है और फिर अपने दोनों पैरों को हवा में घुमाते हुए झटके से खड़ा हो जाता है। प्रेम अपनी ज्वालामुखी भटकती हुई आंखों से उसे आदमी को देखा है जिसने प्रेम को पीछे से लात मारी थी। और वो पहलवान भी गुस्से से प्रेम की तरफ बढ़ता है और अपना एक गुस्सा बढ़ाकर प्रेम के चेहरे पर मरने वाला होता है कि तभी प्रेम नीचे झुक जाता है और उसे पहलवान की उसे लात को पकड़ लेता है, जिससे अभी अभी उसने प्रेम पर वार किया था। प्रेम उसको जमीन पर पटकते हुए उसके पैर को मोड़ देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। और अब प्रेम बाकी सभी पहलवानों पर भी किसी शैतान की तरह टूट पड़ता है और कुछ ही देर में सभी पहलवान जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। किसी की भी हालत खड़े होने तक की नहीं थी। प्रेम पूरा धूल मिट्टी में हो गया था। इसीलिए प्रेम पास ही रखे मटके को उठाता है और उसका सारा पानी अपने सर पर उड़ेल लेता है। और जैसे जैसे पानी प्रेम के शरीर पर जाता है, प्रेम का गोरा बदन सभी को दिखाई देता है और सारी औरतें अपनी आंखें फाड़े बस प्रेम को ही घूरने लगती है। सभी औरतों की आंखों में प्रेम के लिए हवास जागने लगती है। वैसे भी अभी अभी प्रेम ने जो कारनामा दिखाया था, पहले ही सभी औरतें प्रेम की दीवानी बन गई थी। विजय के बाद कोई दूसरा आदमी पहली बार सभी गांव की औरतें देख रही थी। पहले जब भी विजय गांव में आता था तो सभी औरतें किसी न किसी बहाने से मन्नत से मिलने उसके घर आया करती थी ताकि वो विजय को देख सके, लेकिन आज प्रेम में विजय को भी पीछे छोड़ दिया था। और फिर प्रेम अखाड़े से निकालकर भीड़ में ही चला जाता है और मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत अपने मन में बोलती है,
हे महादेव, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या इन्होंने इतनी भीड़ में भी मुझे पहचान लिया? मन्नत धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन प्रेम अपनी जैकेट को पहनते हुए मन्नत की तरफ ही बढ़ने लगता है और प्रेम लंबे लंबे कदम रखकर मन्नत के पास पहुंच जाता है और मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। प्रेम के हाथ पकड़ते ही मन्नत के हाथों से उसका दुपट्टा छूट जाता है, जिससे मन्नत का चेहरा सभी लोगों को दिखाई दे जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रेम ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा है। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और मन्नत भी खामोशी से प्रेम के पीछे पीछे आने लगती है। और अचानक मन्नत का पैर जमीन पर पड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे मन्नत लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर जाती है। प्रेम पीछे पलटकर देखता है तो मन्नत घुटनों के बल जमीन पर गिरी हुई थी। प्रेम मन्नत को खड़ा करता है और उसके पैर को देखता है, फिर एकदम से मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है। मन्नत कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी प्रेम गुर्राती हुई नजरों से मन्नत को देखता है तो मन्नत अपना मुंह बंद कर लेती है और अपनी दोनों बाहें प्रेम के गले में डाल लेती है। मन्नत को सबके सामने बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए मन्नत शर्मा कर अपना चेहरा प्रेम के सीने में छुपा लेती है। वहां पर खड़ी सभी लड़कियों को आज मन्नत की किस्मत से जलन हो रही थी कि उसे इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है, लेकिन वो बेचारी क्या जाने इस हैंडसम हस्बैंड को पाने के लिए मन्नत ने न जाने क्या क्या शाह है। दिल्ली मन्नत विला। नैना वॉशरूम से नहाकर बाहर आती है तो उसके बेड पर एक खूबसूरत येलो कलर की साड़ी रखी हुई थी। साड़ी बहुत ही प्यारी थी और साड़ी को देखकर नैना की आंखों में भी खुशी झलक आती है और नैना जल्दी से उसे साड़ी को अपने हाथ में उठा लेती है। नैना मुस्कुराकर उसे साड़ी को देख ही रही थी कि तभी नैना को विजय की धमकी देना याद आता है कि शादी के वक्त कैसे विजय ने प्रेम को मारने की धमकी दी थी। नैना फिर से एक नज़र उस साड़ी को देखती है। वैसे तो नैना का बहुत मन था उस साड़ी को पहनने का, लेकिन फिर नैना उस साड़ी को उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है। नैना अपनी अलमारी में कपड़े देखने लगती है और तभी नैना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। नैना को आज हॉस्पिटल नहीं जाना था, इसलिए नैना एक क्रॉप टॉप और उसके साथ के जीन्स का शर्ट निकाल लेती है और फिर अच्छे से तैयार होकर रूम से बाहर आ जाती है। विजय हॉल में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी विजय को एहसास होता है नैना के आने का, तो विजय मुस्कुराकर नैना की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही विजय नैनो को ऊपर से नीचे तक देखता है तो विजय की आंखें सर्द हो जाती हैं और फिर विजय चारों तरफ देखता है जहां पर मेल स्टाफ काम कर रहा था, लेकिन कोई भी नजर उठाकर नैना की तरफ नहीं देखता क्योंकि उन्हें पता था कि नैना प्रेम सिंघानिया की बहन है। अगर किसी ने भी नैना की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन फिर कुछ सोचकर विजय की नजरें नर्म हो जाती हैं और विजय अपनी जगह से खड़ा होकर नैना के पास आता है। नैना भी मुस्कुराकर विजय को ही देखने लगती है और विजय बिल्कुल नैना के करीब आकर धीरे से उसके कान में बोलता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो जान? नैना आंखें छोटी करके विजय को घूरने लगती है, लेकिन फिर नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नैना अपना सर नीचे करके देखती है तो विजय नैना के पेट पर 2 उंगलियां घुमा रहा था, जो उसके क्रॉप टॉप से साफ दिखाई दे रहा था। नैना कुछ बोलने वाली होती है कि विजय नैना के पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगता है और अपने कदम आगे बढ़ने लगता है। नैना पीछे होते होते एक कमरे की तरफ आ जाते हैं और विजय नैना को उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है और फिर ऐसे ही नैना की तरफ बढ़ने लगता है तो नैना अपने कदम पीछे लेने लगती है और फिर बेड से टकराकर बेड पर गिर जाती है। विजय अपना एक घुटना बेड पर रखता है और अपना एक हाथ नैना के सर के पास बेड पर रखता है और नैना के ऊपर झुकते हुए नैना को ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में बोलता है, अच्छा हुआ तुमने मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि इन कपड़ों को उतारना ज्यादा आसान रहेगा। और बोलते बोलते विजय अपनी एक उंगली नैना के माथे से रखकर नीचे की तरफ लाने लगता है, जो पहले नैना की नाक और फिर होठों, गर्दन और गर्दन से फिर उसकी क्लीवेज और क्लीवेज से नैना के पेट की तरफ घूमता है और फिर नैना के पेट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है, जिससे नैना के मुंह से निकल जाती है। नैना विजय के हाथ पर हाथ रखकर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। विजय नैना के पेट को रगड़ते हुए नैना की कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लेता है और उसे अपने नीचे दबा देता है। और फिर नैना झट से अपनी आंखें खोल लेती है जब नैना को अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस होता है, क्योंकि विजय नैना की गर्दन को लिक कर रहा था। नैना अपने दोनों हाथ विजय के कंधे पर रखकर उसे खुद से पूरा जोर लगाकर दूर धकेलते हैं, जिससे विजय थोड़ा सा साइड हो जाता है और नैना उठकर भागने लगती है और तभी विजय नैना को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन विजय के हाथ में नैना का टॉप लगता है और झटके से नैना का टॉप फट जाता है। विजय को नहीं लगा था कि एक ही झटके में नैना का पूरा टॉप फटकर उसके हाथ में आ जाएगा और
नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और नैना जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाने लगती है क्योंकि अब नैना विजय के सामने ब्रा और शॉर्ट्स में थी। तभी नैना का ध्यान ब्लैंकेट के ऊपर जाता है और नैना जल्दी से ब्लैंकेट को उठा लेती है और उसे अपने चारों तरफ लपेट लेती है। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे और तभी विजय कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही नैना गुस्से में आकर विजय को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और विजय का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। नैना गुस्से में बोलती है, आप भी उन्हीं लोगों की तरह घटिया निकले, क्या फर्क है आप में और उन सड़क छाप घटिया आदमियों में जो सिर्फ लड़कियों को हवस की नजरों से देखते हैं और राह चलती मासूम लड़कियों का रेप करते हैं। पहले आपने मुझे मेरे भाई को मारने की धमकी दी, फिर मुझसे जबरदस्ती शादी करी और अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से कि मैं कभी आपसे प्यार किया था। आपको क्या लगा, क्या सोचा आपने मेरे बारे में कि मैं एक नाजायज लड़की हूं तो कोई भी मेरा फायदा उठा सकता है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और मैं आपको करने दूंगी। अच्छा, तो आपने भी यही सोचा होगा ना कि बीवी तो ये किसी की बने लायक है नहीं, लेकिन रखेल इसे जरूर बन सकता हूँ। ये तो वैसे भी मेरे प्यार में पागल है, तो आराम से इसे अपनी रखेल बना कर रख लूंगा। नैना अपनी धुन में जो उसके मुंह में आ रहा था बोली जा रही थी, बिना इस बात को जाने कि सामने वाले पर इस बात का क्या असर पड़ रहा था। विजय का गुस्सा तो तभी सब्र छोड़ चुका था जब नैना ने बिना विजय की बात को सुने उसे थप्पड़ मार दिया था और अब उसके मुंह से रखेल शब्द सुनकर तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था। नैना अपनी धुन में बोले जा रही थी कि तभी नैना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जिससे नैना बिस्तर पर गिर जाती है और नैना अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लिए विजय को देखती है और अब नैना का ध्यान विजय की आंखों पर जाता है जो बिल्कुल गुस्से से लाल थी। विजय गुस्से में नैना का ब्लैंकेट उससे छीनकर दूर फेंक देता है तो नैना जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगती है, लेकिन विजय नैना के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबा देता है और नैना के ऊपर आ जाता है। विजय नैना की आंखों में देखते हुए धीमी मगर बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे, सड़क छाप घटिया आदमी, रेप करने वाला। अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुका होता, शादी तक इंतजार नहीं करता। और क्या कहा था तुमने रखेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए इतना घटिया शब्द बोलने की। तुम जानती भी हो रखेल किन औरतों को कहा जाता है। रखेल वो होती है जिनके साथ सिर्फ बिस्तर पर रिश्ते बनाए जाते हैं, उन्हें दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। दुनिया के सामने उन औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन मैंने तुमसे शादी की है, मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है। दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता सकती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और दुनिया तुम पर विश्वास भी करेगी। मैंने तुम्हें रखेल नहीं मेहता खानदान की बहू बनाया है। और रही बात जबरदस्ती करनी थी तो पति हूँ, तुम्हारा हक है तुम पर, मुझे तुम पर अधिकार जताने का, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें हर तरह से देखने का। लेकिन तुम्हारे करीब मैं तुम्हारी मर्जी से आना चाहता हूँ। जब तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगी तब मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुझे इतना मजबूर मत कर देना कि मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार ना कर सकूं, क्योंकि इंतजार भी मैं बस एक हद तक ही करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन बस तुम्हारी बिना मर्जी के तुम में शामिल नहीं होगा। इतना बोलकर विजय नैना से दूर होता है और अभी विजय ने सिर्फ एक कैजुअल सा टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। विजय नैना के हाथों को छोड़ता है और अपनी टी शर्ट उतार देता है और उसके बाद विजय की मस्कुलर बॉडी उसके सामने होती है। नैना जो अभी तक विजय की बातों में खो गई थी, विजय की टी शर्ट उतारने पर होश में आती है। इस पहले नैना कुछ बोलती विजय नैना के होठों पर झुक जाता है और नैना के हाथों को दोबारा से पकड़कर नैना के होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। विजय नैना के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और नैना विजय से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विजय उसे हिलने भी नहीं दे रहा था और अब विजय का हाथ नैना के पेट से लेकर उसकी कमर तक घूम रहा था। विजय नैना के होठों को चूम कर रहा था और विजय का दूसरा हाथ नैना की कमर तक जाते हुए नैना के ब्रा के हुक तक पहुंच जाता है और विजय नैना के ब्रा का हुक खोल देता है। और ऐसा होते ही नैना की दिल की धड़कन 200 की स्पीड से भागने लगती है। नैना अंदर तक कांप जाती है। विजय वापस से अपने हाथ को नैना के पेट पर लेकर आता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। नैना को विजय का हाथ पूरी तरह से अपने जिस्म पर फील हो रहा था, लेकिन नैना कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि नैना के होठों को विजय ने अपने होठों में कैद कर रखा था। विजय का हाथ नैना की ब्रेस्ट तक पहुंच जाता है और विजय नैना की ब्रा के अंदर हाथ डालकर नैना की ब्रेस्ट को अपने हाथ में भर लेता है और तभी विजय का फोन रिंग करने लगता है।
लेकिन विजय अपने फोन को इग्नोर कर देता है और वापस से नैना की ब्रेस्ट को बहलाने लगता है। वापस से विजय का फोन बजने लगता है तो विजय इरिटेट होकर अपनी पेंट की जेब से फोन को निकाल कर देखता है तो उसमें उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। विजय नैना के ऊपर से उठ जाता है और नैना जोर जोर से सांस लेने लगती है। नैना जल्दी से ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर करती है। विजय गुस्से में बोलता है, अगर बात इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो इस वक्त कॉल करने की पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, सर कुछ लोग हमें यहाँ पर काम बंद करने की धमकी देकर गए हैं। विजय, तो तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? असिस्टेंट, नहीं सर, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि उन लोगों का क्या करना है। रियली अगर मुझे ही तुम्हें सब कुछ बताना है तो मैं तुम्हें सैलरी किस बात की दे रहा हूँ? क्यों हायर किया गया था तुम्हें? कितना टाइम हो गया वीएम स्टोन आर्ट गैलरी में काम करते हुए? असिस्टेंट, 1 महीना सर। विजय को भी याद आता है कि उसका असिस्टेंट अभी काशी में कुछ इम्पोर्टेंट काम संभाल रहा है, इसीलिए विजय ने यहाँ पर एक नया असिस्टेंट हायर किया था, वरना विजय का असिस्टेंट ही यह सारे काम संभाल लिया करता था क्योंकि विजय के काम में ऐसी धमकियां उसे अक्सर मिलती रहती थी। विजय फोन को स्पीकर पर डालकर अपनी टी शर्ट पहनने लगता है और थोड़ा नर्म लहजे में बोलता है, ठीक है, क्या कहा उन लोगों ने? असिस्टेंट, सर उन लोगों ने कहा है कि अगर हमने अपनी कंपनी यहाँ पर खोली तो वो लोग आपको जान से मार डालेंगे। विजय वापस से अपने फोन को कान पर लगा लेता है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलता है, ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। इतना बोलकर विजय फोन कट कर देता है और अपनी जेब में रख लेता है। विजय जैसे ही पीछे पलता है तो नैना चिंता भरी आवाज में बोलती है, कुछ लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आप इस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं। विजय मुस्कुराकर नैना के गाल पर हाथ रखता है और बोलता है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जान, ऐसी धमकियां मुझे अक्सर मिलती रहती हैं। इतना बोलकर विजय नैना के माथे पर किस करता है, बोलता है, सॉरी जान, अभी मुझे जाना होगा, हम इससे आगे का हम रात में कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर विजय कमरे से निकल जाता है लेकिन नैना टेंशन में आ जाते हैं। नैना अपने शॉर्ट्स की जेब से अपना फोन निकालती है और प्रेम को कॉल करती है। दूसरी तरफ काशी में प्रेम जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, नैना का कॉल देखकर अपनी मीटिंग करोपोज कर देता है। हाँ बच्चा भाई, कुछ लोगों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है, बोला है कि अगर ये यहाँ पर अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो वो लोग ही विजय को जान से मार डालेंगे। नैना सारी बातें विजय को एक ही सांस में बोल देती है और नैना की फिक्र देखकर प्रेम के चेहरे पर ना के बराबर मुस्कान आ जाती है। प्रेम, इसमें कोई नई बात नहीं है बच्चा, जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी नई कंपनी किसी दूसरे शहर या फिर दूसरी कंट्री में ओपन करता है तो ऐसी धमकियां उसे अक्सर मिलती हैं। तुम फिक्र मत करो, विजय संभाल लेगा, तुम अपने पति को बहुत हल्के में ले रही हो। जितना सीधा और सरल तुम उसे समझती हो उतना वो है नहीं। और बच्चा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना बोलकर प्रेम फोन काट देता है और वापस से अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने लग जाता है। प्रेम बालकनी में बैठकर अपनी ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था और मन्नत 10-15 साड़ियों को अपने बिस्तर पर फैलाकर बैठी हुई थी। क्योंकि आज उससे गोद भराई के फंक्शन में जाना था, इसलिए मन्नत अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी और घंटों साड़ियों को देखने के बाद मन्नत को फाइनली एक साड़ी पसंद आ जाती है, जो कि ऑरेंज कलर की थी और उसे पर रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर बने हुए थे और उसका बॉर्डर भी रेड कलर का था और उसका ब्लाउज रेड कलर का था। मन्नत ब्लाउज और स्कर्ट उठाकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर चेंज करके बाहर आती है। लेकिन नैना ने अपने ब्लाउज की डोरी तो बांधी थी लेकिन ब्लाउज का हुक बंद नहीं कर पाई थी क्योंकि ब्लाउज के हुक तक मन्नत के हाथ नहीं पहुंच रहे थे। मन्नत के ब्लाउज का पीछे का गला बहुत बड़ा था, उसमें पीछे की तरफ सिर्फ 2 ही हुक थे और वो भी मन्नत से नहीं लग रहे थे। मन्नत मिरर के सामने खड़े होकर अपने हुक को लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मन्नत अपने ब्लाउज का हुक नहीं लग पा रहे थे और तभी मन्नत को अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। मन्नत आईने में देखते हैं तो प्रेम मन्नत के पीछे खड़ा था। प्रेम मन्नत के ब्लाउज के हुक लगा देता है, तभी मन्नत को एहसास होता है कि वो इस वक्त ब्लाउज और स्कर्ट में है। मन्नत शर्मा कर अपना एक हाथ अपने सीने पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रख लेती है, जिसे देखकर प्रेम को मन्नत पर टूटकर प्यार आता है। प्रेम मन्नत को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। प्रेम अपने होठों को मन्नत के गर्दन पर रखकर हल्के हल्के मन्नत की गर्दन को चूमते हुए मदहोशी में बोलता है, मुझे कैसा शर्माना वाइफी, मैं तुम्हारे जिस्म के जर्रे जर्रे को देख चुका हूँ, उसे महसूस कर चुका हूँ। मन्नत प्रेम की बाहों में कस मसाते हुए बोलती है।
हाँ जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं भी आपकी तरह बेशर्म बन जाऊंगी, और वैसे भी वो पल अलग होते हैं। छोड़िए मुझे, मुझे तैयार होना है। प्रेम, तुम कहीं जा रही हो वाइफी? मन्नत, हाँ, हमारे पड़ोस में ही रामदुलारी काकी रहती हैं। उनकी बहू यानी कि स्वर भाभी की आज गोद भराई है, तो बस वही जा रही हूँ। प्रेम, क्या आप मेरा जाना जरूरी है? मन्नत, नहीं, ये औरतों की रस्म है, तो इसमें सिर्फ औरतें ही शामिल होती हैं, आदमियों का आना माना है। तो आप आराम से घर रहकर अपना काम कर सकते हैं, और मुझे शायद रात में आने में थोड़ी देरी हो जाए, तो आप डिनर कर लेना, मैं तो वहीं से डिनर करके आऊंगी। प्रेम फिर मन्नत से ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कमरे से बाहर चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद मन्नत साड़ी पहनती है, और आज मन्नत बहुत अच्छे से तैयार होती है। मन्नत एक बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाती है, और फिर पीछे की तरफ एक जुड़ा बना लेती है, और फिर उस पर गजरा लगा लेती है। आंखों में काजल, मस्करा, माथे पर बिंदी, मांग में प्रेम के नाम का सिंदूर, होठों पर लाल लिपस्टिक, और चेहरे पर बहुत ही हल्का मेकअप करती है। गले में एक छोटा नेकलेस पहनती है, और उसी के साथ के झुमके भी पहनती है। और उस नेकलेस के नीचे मन्नत का मंगलसूत्र बहुत ही प्यारा लग रहा था। हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और पैरों में पायल, और उन्हीं के साथ पैरों की उंगली में बहुत ही खूबसूरत बिच्छुए पहनती है। मन्नत आज बाला की खूबसूरत लग रही थी, और सबसे प्यारी उसकी मुस्कान उसके चेहरे में चार चांद लग रही थी। कहते हैं ना, जब इंसान दिल से खुश होता है तो उसके चेहरे की चमक भी 4 गुना बढ़ जाती है, और ऐसा ही शायद मन्नत के साथ था। मन्नत के चेहरे के निखार की वजह शायद कहीं ना कहीं प्रेम का प्यार ही था। कहते हैं कि एक औरत का जिस्म और उसके चेहरे का नूर बताता है कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसका कितना ख्याल रखना है। और जब से मन्नत और प्रेम के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, प्रेम मन्नत को बिल्कुल शहजादी की तरह रखता है। और वही प्यार आज मन्नत के चेहरे का नूर बनकर झलक रहा था। नीचे ममता बुआ जी मन्नत का इंतजार कर रही थी। मन्नत जल्दी जल्दी में नीचे आती है, लेकिन जब ममता बुआ जी मन्नत को देखती हैं तो देखती रह जाती हैं, क्योंकि सच में मन्नत बहुत प्यारी लग रही थी। ममता बुआ जी अपनी आंख से काजल निकाल कर मन्नत के कान के पीछे लगा देती हैं, और प्यार से उसके बालों को चूमकर बोलते हैं, मेरी बच्ची आज सच में बहुत प्यारी लग रही है। मन्नत भी बस मुस्कुरा देती है, और फिर दोनों ही घर से निकल जाते हैं। मन्नत के घर से थोड़ी दूरी पर ही रामदुलारी काकी का घर था। उनका घर पर बहुत बड़ा था, और आज पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। उनके घर में मेहमानों की चहल पहल थी। आदमियों ज्यादातर बाहर काम कर रहे थे, और औरतें अंदर अपने फंक्शन की तैयारी कर रही थी। तभी मन्नत वहां पर जाती है तो सभी लोगों की नजर मन्नत पर ही जैसे ठहर जाती है। एक आदमी मन्नत को देखते हुए बोलता है, यार, ये मन्नत तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अभी मरना नहीं है, ना तो अपने काम पर ध्यान दे। उसे पर नहीं, शायद आज सुबह अखाड़ा नहीं गया था तू, वरना पता चला कि उसका पति ना कैसे उठ उठ कर पटक था लोगों को। चल चल काम पर ध्यान दे, वरना पता चले कि शाम तक तेरे लिए रोना पड़ रहा है हम सबको। पहला आदमी, हाँ यार, ये मन्नत इतनी खूबसूरत है ना, हमेशा इसके पास कोई ना कोई ऐसा भी रहा है जो इसे प्रोटेक्ट करता रहा है। पहले विजय था, अब इसका पति है। और दोनों ही इतने खूंखार हैं कि नजर उठाकर देखते हुए भी डर लगता है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने काम पर ध्यान दें। मन्नत जैसे ही अंदर पहुंचती है तो मन्नत को अपनी कुछ पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन एक दो की शादी अभी नहीं हुई थी। मन्नत की एक सहेली जिसका नाम रेणुका था, और उसकी शादी हो चुकी थी, और उसके पास एक प्यारी सी बेटी थी। रेणुका अपनी प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर मन्नत के पास खुश होकर आती है। रेणुका खुशी से चिल्लाते हुए मन्नत को बोलती है, मन्नत कैसी है तू, और वाव यार कितनी प्यारी लग रही है तू। मन्नत भी खुशी से बोलता है, रेणु मैं ठीक हूँ, तू कैसी है और ये बच्ची तेरी है। रेणु मुस्कुराकर हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है तो मन्नत उसे बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और प्यार से उसका गाल चूम लेती है। रेणु, तुझे पता है यहाँ पर ना शालिनी, काजल और प्रिया भी आई हुई है, तू इसे संभाल, मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। और थोड़ी देर बाद 5 सहेलियों की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंजने लगती है। रेणुका और शालिनी दोनों की शादी हो चुकी थी। रेणुका पर एक बेटी थी और शालिनी पर एक प्यारा सा बेटा। और काजल की भी शादी हो चुकी थी। काजल दिखने में थोड़ी दबे काला रंग की थी। और काजल का भी एक बेटा था। और प्रिया की शादी 3 महीने बाद होने वाली थी। प्रिया, यार तेरा पति कितना हैंडसम यार, काश की तरफ से शादी ना हुई होती तो मैं उससे शादी कर लेती। वैसे तू ना बहुत ही खराब दोस्त है। कम से कम अपने पति से ना सही तो अपने दोस्त विजय से ही शादी कर देती है।
हाय, वो भी कितना हैंडसम है। शालिनी, अच्छा फिर तेरे पति का क्या होता जो तुझ पर पूरी तरह से लट्टू है, जिसे हर घंटे फोन आता है और पूछता है बेबी क्या कर रही हो, खाना खाया तुमने। तुझे पता है मन्नत अभी तो शादी भी नहीं हुई है और इसका होने वाला पति अभी से इसके इशारों पर नाचता है, शादी हो जाएगी ना तो पूरा इसका गुलाम बन जाएगा। शालिनी की बात सुनकर काजल को बहुत जोर से हंसी आ जाती है तो प्रिया गुस्से में मुंह फुलाकर बोलता है, तुझे बड़ी हंसी आ रही है मेरे होने वाले पति पर। हाँ, और तेरा पति भी तो हमेशा तेरी पूंछ बनकर तेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। मेरा पति तो गुलाम बनेगा, लेकिन तुम दोनों का पति ना पहले से ही तुम्हारी गुलामी कर रहा है। आय बड़ी मुझ पर हंसने वाली। प्रिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन काजल थोड़ी सी उदास हो जाती है और मन्नत काजल की उदासी देख लेती है। मन्नत काजल के कंधे पर हाथ रखती है तो काजल की हल्की सिसकी निकल जाती है, जिससे मन्नत जल्दी से हाथ हटा लेती है और परेशानी वाले भाव से बोलती है, क्या हुआ काजल, तुम ठीक तो हो ना, चोट लगी है तुम्हें, दिखाओ मुझे। इतना बोलकर मन्नत झट से काजल का ब्लाउज हल्का सा कंधे से नीचे करती है तो उसकी कमर पर काफी सारे बैट के निशान थे। रेणुका, प्रिया और शालिनी भी निशान देख लेती हैं। मन्नत थोड़ा गुस्से में बोलती है, ये किसने किया काजल, क्या तुम्हारा पति तुम्हें मारता है। काजल, छोड़ना यार, खुशी का मौका है, उसे खुशी में ही रहने दे, क्यों घर की बातों को सरेआम लेकर आ रही है। काजल की बात सुनकर मन्नत भी आसपास का माहौल देखते हैं और फिर चुप रहना ही सही समझती है। लेकिन प्रिया बोलती है, लेकिन तेरा पति तुझे मरता क्यों है, तेरे पास तो एक बेटा भी है, फिर भी तेरा पति तुझे मारता है। काजल अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलती है, क्योंकि मैं अपने नाम की तरह ही काली हूँ और तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता। उसे शर्म आती है मुझे सबके सामने अपनी पत्नी कहने पर। प्रिया गुस्से में आगे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर रामदुलारी काकी आ जाती हैं और बोलते हैं, अरे लड़कियों, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चलो अंदर चलो, अगर तुम लोग अंदर नहीं आओगे तो रौनक कैसे होगी। रामदुलारी काकी की बात सुनकर सभी मुस्कुराकर खड़ी हो जाती हैं और अंदर हाल में चली जाती है जहाँ पर फंक्शन होने वाला था। वहां पर बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी और ढोलक पर कुछ गीत गा रही थी और उन सभी औरतों के बीच में एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिसका पेट काफी निकला हुआ था और उस औरत को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। और कुछ औरतें उस औरत के पास जाकर उसके माथे पर तिलक लगा रही थी और उससे दुआएं दे रही थी और उसकी झोली में भी चावल और कुछ मिठाइयां डाल रही थी। पांचों सहेलियां उसे औरत के पास जाती हैं और तभी मन्नत खुश होकर बोलती है, स्वर भाभी कैसी हो आप। स्वरा भी खुश होकर बोलती है, अरे मन्नत, तुम काशी कब आई। मन्नत, 2 दिन पहले ही आई थी। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रामदुलारी काकी और एक दो औरतें और बोलती हैं, अरे लड़कियों, तुम लोग ऐसे ही शांत बैठी रहोगी या कुछ नाच गाना भी करोगी। मन्नत बेटा, तू क्यों नहीं नाचती, तेरा नाच देखे हुए भी कितना समय हो गया, आज वही अपनी प्यारी सी झलक दिखाना हम सभी को, कितना सुंदर नाचती है तू। लेकिन मन्नत अपनी गर्दन ना में हिलाकर मना करने लगती है तो तभी एक औरत मन्नत को बोलता है, मन्नत बिटिया, हमने सुना है आज तुम्हारे पति ने अखाड़े में सभी पहलवानों को धूल चटा दी, तो आज अपने पति के लिए ही थोड़ा सा ठुमके लगाकर दिखा दो। औरतें मन्नत को बोलने लगती है और फिर थक हार कर मन्नत नाचने के लिए तैयार हो जाती है। मन्नत अपने साड़ी के पल्लू को समेटकर अपनी कमर में बांध लेती है और तभी मन्नत म्यूजिक प्लेयर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके उसमें गाना चला देता है, सुख दुख झूठी धन भी झूठ, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कोना जहां, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया, पायो पायो, लायो छायो, आयो गायो पायो, सैया तू कमाल का, बातें भी कमल की, लागा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की, पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो पायो, रुत मिलन की लायो प्रेम रतन, प्रेम रतन धन पायो मैंने पायो, प्रेम रतन धन पायो, क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं, जो धन है मन में ये भी ना जानूं, बजने लगी क्यों सरगम सी तन में, खुशियां सी है आंगन में, चेहरे पे आए मेरी रंगते गुलाल की, लागा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो पायो, प्रेम रतन धन पायो पायो, मन गगन पर छायो, प्रेम रतन धन पायो मैंने पायो, प्रेम रतन धन पायो, मुझको थे घेरे जितने अंधेरे, हो गए दूर सभी सब सपनों की, सब रिश्तों की पाली कीमत भी प्रेम को मैं समझी, किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की, लागा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो।
पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे प्रेम रतन धन पायो पायो प्रेम रतन धन पायो पायो आज मन भर आयो प्रेम रतन धन पायो मैंने पायो प्रेम रतन धन पायो छायो आयो लायो पायो पायो। मन्नत आज बहुत खुशी से और बहुत ही झूम कर नाची थी। आज मन्नत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। गाना खत्म होने के बाद में सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और मन्नत की तारीफ करते हैं और मन्नत भी वापस अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ जाती है। तभी प्रिया मन्नत के कंधे से कंधा मार कर बोलता है, ओह प्रेम रतन धन पायो, वैसे सच बता तूने इस गाने पर डांस इसलिए किया ना क्योंकि जीजू का नाम भी प्रेम है। और फिर प्रिया शरारत से मन्नत की पीठ पर उंगलियां मारने लगती है। मन्नत हंसकर प्रिया के हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा हंसकर थोड़ा शर्मा कर बोलती है, हाँ हाँ, मैंने इसीलिए इस गाने पर डांस किया था क्योंकि मेरे लिए तो वही मेरा प्रेम रतन है। तभी रामदुलारी काकी उन सभी के पास आती है और बोलते हैं, सभी सुहागन औरतें स्वरा की गोद भराई कर रही हैं, तुम लोग भी आ जाओ और अपनी स्वरा भाभी का तिलक करके उसकी गोद भराई करो, ये बहुत ही अच्छा शगुन होता है, चलो आ जाओ तुम सब भी। तो पांचों सहेलियां अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं। सबसे पहले रेणुका गोद भराई करती है, उसके बाद शालिनी और फिर उसके बाद काजल और फिर मन्नत गोद भराई करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही मन्नत स्वर को तिलक करने वाली होती है, कोई मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत उस दिशा में देखती है जहां पर एक औरत खड़ी थी जिसने मन्नत का हाथ पकड़ रखा था। मन्नत उस औरत को देखती है तो मन्नत के मुंह से निकलता है, अर्चना दी। मन्नत मुस्कुराकर बोलता है, अर्चना दीदी आप यहाँ कैसी हैं आप, और आप अगर काशी में ही थी तो आप घर क्यों नहीं आई। अर्चना अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लाकर होती है, रामदुलारी काकी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, स्वर भाभी को इतने समय बाद कोई खुशी मिल रही है और वो भी इतनी मन्नतों के बाद, और आप इतना बड़ा अपशगुन करने जा रही हूँ। सभी लोग अर्चना को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं और मन्नत भी अर्चना को सवालिया नजरों से देख रही थी। अर्चना अपने चेहरे पर कड़वाहट लाकर बोलती है, एक बांझ के हाथों से आप गोद भराई की रस्म करवा रही हैं। अब देखिए ना, इसकी सहेलियां भी यहाँ पर आई हुई है और जितनी भी सहेलियां इसकी शादीशुदा हैं, सभी के पास कोई ना कोई बच्चा है, और जबकि इसकी सहेलियां की शादी इसके तो काफी समय बाद हुई है और जहां तक मुझे याद है मन्नत की शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। अर्चना की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी स्वरा बोलती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अर्चना, मन्नत तुम्हारी बहन है और तुम अपनी ही बहन के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। और रही तुम्हारी बात की मन्नत की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मन्नत को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं अर्चना, मेरी भी शादी को 8 साल हो चुके हैं और अब जाकर मुझे कोई बच्चा हुआ है। और अभी मन्नत की उम्र ही क्या है, मन्नत की जब शादी हुई थी तो मन्नत बहुत ही कम उम्र की थी और अभी मन्नत की सही उम्र है माँ बनने की, आज नहीं तो कल मन्नत भी बच्चा कंसीव कर ही लगी। अर्चना मन्नत की तरफ देखकर मन्नत का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, बच्चा तो तब पैदा करेगी ना जब उसका पति इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। इसका पति तो वैसे ही किसी दूसरी औरत के चक्कर में पागल है, शादी के 4 साल तक तो उसके पति ने इसका चेहरा तक नहीं देखा था। स्वरा, तो ये पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें तो अपनी बहन के लिए दुआ करनी चाहिए, उसे दुआ देनी चाहिए कि तुम्हारी बहन की भी जल्द से जल्द गोद भर जाए, उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। तभी अर्चना गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, दुआ तू, दुआ मांगू मैं, इसके लिए दुआ मांगू मैं इसे बद्दुआ देती हूँ। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसकी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, इसकी वजह से मेरा घर टूट गया, इसकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई, और आप कहती हैं कि मैं इससे दुआ दूं। मैं इससे बद्दुआ देती हूँ जैसे इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई ना, इसकी जिंदगी भी बर्बाद होगी, ये भी रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी मेरी तरह। मेरी बद्दुआ है तुझे कि तेरे घर में कोई खुशी जन्म नहीं लगी, और अगर किसी खुशी ने जन्म ले भी लिया तो तू उसे छू भी नहीं पाएगी, तेरे हाथ लगाने से पहले ही तेरी खुशी मातम में बदल जाएगी, ये मेरी बद्दुआ है तुझे। और इतना बोलकर अर्चना वहां से गुस्से में रोते हुए चली जाती है। सभी लोग हैरान थे कि एक ही पल में क्या से क्या हो गया, खुशी का माहौल कैसे एकदम से दर्द में बदल गया। अर्चना की बातें सुनकर मन्नत को बहुत बड़ा झटका लगता है। मन्नत एकदम से झटके से जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और मन्नत की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो।
उसकी झोली में आई खुशियों को किसी ने छीन लिया हो। अब मन्नत को वहां पर एक पल भी रुकना मौत के बराबर लग रहा था। इसीलिए मन्नत बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी से कुछ कहे, बस भागते हुए वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में नैना को ना चाहते हुए भी विजय की टेंशन हो रही थी। नैना बार बार विजय को कॉल करने के लिए विजय का नंबर मिलाते, लेकिन फिर खुद ही कॉल कट कर देती। कभी मैसेज पर लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करती और फिर खुद ही उसे डिलीट कर देती। नैना पूरे हॉल में चक्कर काट रही थी और बार बार अपने फोन को अपने हाथ में घुमा रही थी या फिर उसे हिला रही थी, लेकिन नैना को चैन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ विजय अपने ऑफिस से वापस मन्नत विला की तरफ आ ही रहा था कि तभी विजय की गाड़ी के टायर पर कोई गोली चल देता है, जिससे विजय की गाड़ी बैलेंस खो देती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। और तभी 4 से 5 गाड़ियां विजय की कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। विजय दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। तभी एक आदमी अपनी बंदूक निकालकर विजय की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी तो मना करने के बाद भी तूने अपनी कंपनी का काम नहीं रुकवाया। तू शायद जानता नहीं है, नितिन गोयल को दिल्ली में कंपनी खुलवाने से पहले एक बार उनके बारे में पता कर लेता। दिल्ली का गोल्ड किंग कहा जाता है उन्हें। विजय उसे आदमी की बात सुनकर अपनी जेब में कुछ टटोलना लगता है और फिर अपनी पेंट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकलता है और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबा लेता है और फिर वापस से अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता तो विजय बोलता है, अरे भाई, किसी के पास लाइटर है क्या? विजय को इतना नॉर्मल देखकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर सभी लोग अपनी अपनी गन निकाल कर विजय पर तान देते हैं। और अब विजय का चेहरा सर्द हो जाता है और विजय सर्द निगाहों से उन सभी आदमियों को देखता है। और विजय बहुत ही खतरनाक आवाज में बोलता है, नितिन गोयल को तुम जानते हो तो क्या विजय मेहता को नहीं जानते? क्या कहा तुमने कि तुम्हारा वो नितिन गोयल डायमंड सॉरी गोल्ड किंग है, राइट? तभी उनमें से एक आदमी थोड़ा हंसकर बोलता है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद डायमंड किंग वीएम है। उसे आदमी की बात सुनकर विजय भी हल्का तिरछा मुस्कुरा देता है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलता है, देखो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी भी तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है। तभी उनका लीडर जो बिल्कुल पीछे हाथ बंधे खड़ा था, वो बोलता है, बच्चे, मौत हमारे सर पर नहीं, मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। लीडर की बात सुनकर पीछे बहुत ही आराम से अपनी कमर अपनी गाड़ी से टिका देता है और एक पैर मोड़कर गाड़ी पर रख लेता है और वापस से अपनी जेब में लाइट ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार विजय को अपना लाइटर मिल जाता है। विजय लाइट निकालकर अपनी सिगरेट जलाता है और इतनी में ही एक तेज गोली चलने की आवाज आती है और दूसरे पल उनका लीडर जमीन पर पड़ा होता है। सभी लोग जब अपने लीडर को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और फिर अपने लीडर को जाकर चेक करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके लीडर के सर में गोली लगी है। और फिर सामने विजय को देखते हैं जो आराम से गाड़ी के सहारे खड़ा सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ा रहा था और इस वक्त विजय का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। विजय अपनी सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक देता है और उसे अपने पैरों से मसल कर बोलता है, खत्म करो इन सबको, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी जान के पास जाना है। विजय 4 कदम आगे चलता है कि उसके सामने 2 लग्जरियस कार आकर रुकती हैं। पीछे वाली कार से एक बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर निकलता है और विजय को ग्रेड करते हुए अपना सर झुका लेता है और दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। विजय आराम से जाकर उसे गाड़ी में बैठ जाता है। जो लोग विजय को मारने आए थे, सभी हैरानी से विजय को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक साथ बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आती है और सारे के सारे आदमी कुछ ही देर में जमीन पर पड़े होते हैं। दूसरी तरफ काशी में प्रेम फोन पर किसी से बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहा था। प्रेम, ठीक है, जब तक मैं दिल्ली ना आ जाऊं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। मैं कल सुबह दिल्ली आ रहा हूं। और तभी मन्नत अपने भारी कदमों से एक कमरे में आती है और बिना प्रेम से कुछ कहे सीधा वॉशरूम में चली जाती है। प्रेम मन्नत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। तभी मन्नत कपड़े चेंज करके बाहर आती है। मन्नत चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रह रह कर मन्नत को अर्चना की बद्दुआ याद आ रही थी। मन्नत प्रेम को देखते हैं जो अभी भी सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। मन्नत प्रेम के पास जाती है और प्रेम का लैपटॉप बंद कर देती है और फिर प्रेम की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपना सर प्रेम के सीने में छुपा लेती है। मन्नत का इस तरह से उसके करीब आना प्रेम को इशारा दे देता है कि कुछ ना कुछ तो मन्नत के साथ गलत हुआ है। मन्नत गोद भराई की रस्म में गई थी, वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है।
प्रेम मन्नत को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट कर लेता है और फिर बहुत ही प्यार से मन्नत को सहलाने लगता है। प्रेम बहुत ही प्यार से मन्नत को पूछता है, खाना खाया तुमने? मन्नत, जो किसी बच्चे की तरह प्रेम के सीने से चिपकी हुई थी, अपनी गर्दन ना में हिला देती है। प्रेम अपना फोन नहीं करता है और एक मैसेज किसी को सेंड कर देता है। थोड़ी ही देर में मोहन अपने हाथ में खाने की बड़ी सी ट्रे लेकर आता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। प्रेम, अंदर आ जाओ। मोहन खान की ट्रे को लेकर अंदर आ जाता है, लेकिन मोहन प्रेम और मन्नत की तरफ नहीं देखा। लेकिन फिर भी मोहन को पता चल जाता है कि मन्नत प्रेम की गोद में बैठी हुई है। मोहन खाने की ट्रे को टेबल पर रख देता है और बिना कुछ रिएक्ट करे कमरे से चला जाता है। प्रेम अपने हाथों से मन्नत को खाना खिलाने लगता है। मन्नत को भी इस पल सुकून चाहिए था जो उसे प्रेम के सीने से लगकर मिल रहा था। मन्नत भी चुपचाप खाना खा लेते हैं। खाना खिलाने के बाद प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर ले आता है। और प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। मन्नत किसी बंदर के बच्चे की तरह प्रेम से चिपकी हुई थी, जैसे कि अगर एक पल के लिए भी उसने प्रेम को छोड़ा तो प्रेम कहीं चला जाएगा। प्रेम मन्नत की पकड़ को अच्छे से महसूस कर रहा था। प्रेम एक हाथ से मन्नत की कमर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर में मन्नत प्रेम की बाहों में सुकून की नींद की आगोश में चली जाती है। ये इश्क भी बड़ा जालिम है यार। सुकून भी उसी की बाहों में मिलता है जो इस दिल का कातिल होता है। लेकिन प्रेम की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। प्रेम को कुछ ही देर में अपने सीने पर मन्नत की धीमी धीमी लेकिन भरी सांस महसूस होने लगती है। प्रेम बहुत ही आराम से मन्नत को खुद से अलग करता है और आराम से मन्नत को बिस्तर पर लेट देता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर अपना फोन लेकर बालकनी में आ जाता है। प्रेम अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है। ये वीडियो गोद भराई की वीडियो थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी वैसे वैसे प्रेम की पकड़ फोन पर कश्ती जा रही थी और अर्चना का बोला गया हर एक शब्द प्रेम को डेविल बनने के लिए मजबूर कर रहा था। दरअसल मन्नत के मंगलसूत्र में एक बहुत सा छोटा कैमरा था जो मन्नत को भी नहीं पता था और प्रेम ने मन्नत को 2 कंगन भी उसके हाथों में पहनाए थे और उसे बोला था कि इन कंगनों को कभी न उतरे और उन कंगन में माइक फिट था। जब मन्नत को जहर दिया गया था उसी के बाद प्रेम ने मन्नत की सेफ्टी के लिए ये सब कुछ किया था। पूरी वीडियो देखने के बाद प्रेम किसी को फोन करता है और अपनी बात समझकर फोन कट करके अपनी जेब में वापस रख देता है और फिर अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है और आसमान में देखते हुए बोलता है, मेरी जान की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से आए हैं। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पहले तुम्हारे पति ने मेरी जान के बारे में गंदा सोचा था तो वो कोमा में चला गया और उसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी जान को रुलाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब जो होगा वो तुम्हारी गलती की वजह से होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में नैना बेचैनी से हॉल के चक्कर काट रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। नैना को इतना बेचैन देखकर चंपाबाई नैना के पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? विजय बेटे से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? चंपाबाई की बात सुनकर नैना, जो कितनी देर से खुद को संभाल रही थी, वो एकदम से टूट जाती है और चंपाबाई के गले लग जाते हैं और अपने भरे गले से बोलता है, आंटी जब वो यहाँ से गए थे तो उन्हें किसी का धमकी भरा फोन आया था और इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आंटी, मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। चंपाबाई नैना की कमर को सहलाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। आज काम ज्यादा होगा उनका ऑफिस में, इसीलिए थोड़ी देरी हो गई है। तुम देखना कुछ ही देर में आ जाएंगे तुम्हारे पति। और तभी विजय अपने कोट को अपने हाथ में लेकर अंदर आता है। नैना की पीठ विजय की तरफ थी जिसे नैना विजय को नहीं देख पाती। लेकिन चंपाबाई विजय को अंदर आते हुए देख लेते हैं और फिर मुस्कुराकर नैना को बोलते हैं, लो आ गए तुम्हारे पति परमेश्वर, मैंने कहा था ना वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। लेकिन तुम बिना वजह ही परेशान हो रही थी। चलो रोना बंद करो। विजय थोड़ा दूरी पर था और चंपाबाई ने भी ये बात बहुत धीरे से बोली थी जिसे विजय सुन नहीं पाया था। नैना चंपाबाई से अलग होती है और पीछे मुड़कर देखती है तो विजय अपने हाथ में को लेकर अंदर आ रहा था, जिसे देखकर नैना जल्दी से अपने आंसू छुपा लेती है और खुद को एकदम नॉर्मल कर लेती है। हालांकि विजय को सही सलामत देखकर नैना के दिल को बहुत सुकून मिला था, लेकिन नैना ये बात विजय को जाहिर नहीं करना चाहती। विजय नैना के पास आता है और नैना के हाथ में अपना कोट पकड़ा कर बोलता है, जान बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
इतना बोलकर विजय अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो नैना विजय का हाथ पकड़कर विजय का कोट उसके हाथ में देते हुए बोलती है, कमरे में जा रहे हैं ना आप, तो ये कोट भी अपना अपने कमरे में रख देना। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं जो आपके लिए खाना लगा देंगे, मैं चली सोने। इतना बोलकर नैना अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और विजय गुस्से से नैना को जाते हुए देखता रह जाता है और नैना अपने कमरे में चली जाती है। तभी चंपा बाई विजय को बोलते हैं, बेटा आप फ्रेश होकर आ जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। विजय अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलता है, रहने दीजिए काकी, जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं है तो आप ही क्यों मेरी इतनी परवाह कर रही है। इतना बोलकर विजय बिना चंपा बाई की बात सुन अपने कमरे में चला जाता है। नैनो का इस तरह से विजय को बार बार इग्नोर करना विजय के दिल को बहुत ज्यादा दुख आ रहा था। विजय अपने कमरे में आने के बाद वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर अपने नाइटवेयर पहन लेता है। विजय अपनी कपबोर्ड में से एक वाइन की बोतल निकलता है और उसे लेकर बालकनी में आ जाता है और डायरेक्टली वाइन की बोतल को ही अपने होठों से लगा लेता है और फिर आसमान में देखते हुए बोलता है, मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको, पूरे संसार में आपको मैं ही दिखाई देता हूँ, क्या कमी है मुझ में। ना जाने कितनी लड़कियां मुझ पर फिदा है, लेकिन जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझसे मुंह मोड़ लेती है, वही लड़की मुझसे दूर चली जाती है। क्यों? कल तक मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर रोज हर रात मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर सोती थी, लेकिन अब उसे मेरी शक्ल से भी नफरत हो गई है। आखिर चाहते क्या हो आप, सिंगल मर जाऊं मैं किसी से प्यार ना करूं, मेरा वंश आगे ना बढ़े, मैं अपने बच्चों को ना खिलाऊं। क्यों मेरी लव लाइफ की आपने वॉट लगा रखी है। विजय पूरा नशे में धुत हो चुका था। विजय को कोई होश नहीं था कि नशे में वो क्या बोले जा रहा है, और ऐसे ही अपना गुस्सा निकालने के बाद विजय बालकनी में ही सो जाता है। अगली सुबह काशी में मन्नत की आंखें अपनी समय पर खुल जाते हैं और जब मन्नत अपनी आंखें खोलता है तो प्रेम का हैंडसम चेहरा उसके सामने होता है। प्रेम भी मन्नत के मासूम से चेहरे को देख रहा था। गुड मॉर्निंग पतिदेव, आप आज जल्दी उठ गए। प्रेम मन्नत के होठों को चूम कर बोलता है, हाँ वाइफी, क्योंकि आज हम वापस दिल्ली जा रहे हैं तो जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और मन्नत एकदम से बैठकर बोलती है, क्या इतनी जल्दी, अभी तो हम आए थे और इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं, अभी तो मैं सही से सबसे मिली भी नहीं। प्रेम भी बिस्तर से खड़ा होता है और मन्नत के माथे को चूम कर बोलता है, मुझे जरूरी काम है भाई से, इसीलिए हमें वापस जाना होगा। मन्नत मुंह बनाकर बोलती है, आपको जरूरी काम है तो आप जाइए, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मुझे अभी नहीं आना, मैं ना अगले महीने आ जाऊंगी। प्रेम जो वॉशरूम में जा रहा था, मन्नत की बात सुनकर रुक जाता है और फिर गुस्से में मन्नत की तरफ देखकर बोलता है, क्या कहा तुमने। मन्नत जब प्रेम के चेहरे पर गुस्सा देखी है तो जल्दी से हड़बड़ा कर बोलता है, को छ कुछ भी तो नहीं, मैं सामान पैक करती हूँ। प्रेम ऐसे ही गुस्से में मन्नत को देखते हुए वॉशरूम चला जाता है और जब प्रेम वॉशरूम का दरवाजा बंद करता है, मन्नत एक राहत की सांस लेती है। इन्हें किसी को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है, आंखें ही काफी है। इतना बोलकर मन्नत भी बिस्तर से उठ जाती है। दूसरी तरफ दिल्ली में नैना डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी विजय अपने हाथ में लैपटॉप का बैग लिए बाहर जाने लगता है तो चंपाबाई विजय को रोकते हुए बोलती हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो करते जाओ, तुमने रात में भी खाना नहीं खाया था। चंपाबाई की बात सुनकर नैना जो सैंडविच खा रहे थे, उसके हाथ रुक जाते हैं और विजय नैना को देखते हुए बोलता है, रहने दीजिए काकी, मैंने रात में भी आपको बोला था, जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं है तो आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। और हाँ, आप मेरी बीवी को बता देना कि थोड़ी बहुत देर में उनका भाई आ जाएगा और मैंने अपना सामान पैक करके रूम में रख दिया है, शाम को मेरा असिस्टेंट आएगा तो आप मेरा सामान उसे दे दीजिएगा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ तो मैं अब अपने फ्लैट पर ही रहूंगा। विजय ने सारी बातें नैना को देखते हुए ही बोली थी और इतना बोलकर विजय वहां से चला जाता है। लेकिन विजय की बातें सुनकर नैना का दिल बेचैन हो जाता है। नैना कंफर्म करने के लिए विजय के कमरे में जाते हैं तो वहां पर दो बड़े बड़े बैग दिखाई देते हैं, जिससे नैना समझ जाती है कि विजय सच में ही मन्नत विला छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ काशी में मन्नत की आंखें नम हो गई थी। मन्नत तो चारों तरफ देखकर अपनी सारी यादें अपनी आंखों में भर रही थी। मन्नत मोहन से गले मिलती है और फिर योगेश से गले मिलती है। योगेश मन्नत के सर पर हाथ रखकर बोलता है, खुश रहना और अगर कोई भी परेशानी हो तो अपने भाई को जरूर याद करना। मन्नत बस मुस्कुराकर हाँ
मैं अपनी गर्दन हिला देती है। उसके बाद मन्नत अपनी ममता बुआ जी के गले लगाती है। खुश रहना बेटियां, और कल की बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाना, ठीक है। मन्नत फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर मन्नत अपने दादू के पास जाती है और अपने दादू को देखकर मन्नत कंट्रोल नहीं कर पाती और मन्नत की आंखों से आंसू बह जाते हैं और मुंह से भी हल्की सिसकी निकल जाती है। दादू कुछ नहीं बोलते, बस मन्नत को अपने सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि आंखें तो दादू की भी नम हो गई थी। आंसू तो उनकी आंखों में भी थे। लेकिन दादू खुश थे कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद फाइनली उनकी लाडो अब खुश थी। उसका पति उसके साथ था। दादू मन्नत को खुद से अलग करते हैं और मन्नत का हाथ पकड़कर प्रेम के पास जाते हैं और फिर दादू मन्नत का हाथ प्रेम के हाथ पैर रखते हुए प्रेम से बोलते हैं, मन्नत मेरे बेटे की आखिरी निशानी है मेरे पास, इसका ख्याल रखना, अगर इससे कोई गलती हो जाए नादान समझकर माफ कर देना। ये बोलते हुए दादू प्रेम के आगे हाथ जोड़ देते हैं और प्रेम जल्दी से दादू के हाथों को पकड़कर बोलता है, आपके बेटे की निशानी मेरी जान है, और रही बात गलतियों की, जितनी बड़ी गलतियां आज तक मैंने की है उससे ज्यादा बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वाइफी मुझे इतना प्यार करती है, मेरे लिए यही काफी है। और फिर सभी लोग हवेली के पीछे वाले मैदान में आते हैं जहां पर एक चौपर खड़ा था और गांव के आधे से ज्यादा भीड़ वहां पर आई हुई थी, क्योंकि गांव के लोग पहली बार चौपर को इतने करीब से देख रहे थे। गांव में से किसी ने भी आज तक कभी प्लेन से ट्रेवलिंग नहीं की थी और उनके गांव में चौपर आना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर प्रेम और मन्नत चौपर में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं।